अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम एक और इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल मंसूर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज में होते हैं। आज इनसे हम बात करते हैं, इनका एकेडमिक कैरियर जानते हैं। तो डॉक्टर आदिल मंसूर, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर आदिल, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा बेसिकली ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है। मंडी बहाउद्दीन में आगे तहसील फालिया है और गांव है हेला। अच्छा, तो ये शहर है या कोई गांव है ये? जी, ये एक कस्बा है बेसिकली। अच्छा, तो वहाँ से हमारा ताल्लुक़ है। तो गांव में क्या कोई चक वगैरह होते हैं, उस तरह से कोई जगह कहलाती है, जैसे चक नंबर दिस एंड दैट, इस तरह का कोई जगह है? नहीं, चक नहीं है, बेसिकली ये एक गांव ही है। गांव ही बेसिकली कस्बा है। अच्छा। और तहसील फालिया में आता है और इसका नाम हेला है। चक वगैरह नहीं है। जिस तरह चक होते हैं वो छोटे छोटे से बिल्कुल गांव से होते हैं, उस तरह नहीं है। बाकायदा एक कस्बा है। मतलब तकरीबन कोई 15-20 हज़ार आबादी है इसकी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी। तो इसके बाद आपकी स्कूलिंग कहाँ से है? स्कूलिंग मेरी डाइवर्स है, क्योंकि वालिद साहब प्रिंसिपल थे फेडरल गवर्नमेंट में। तो जैसे जैसे उनका ट्रांसफ़र होता था मूव करते थे, तो साथ साथ हम भी मूव करते थे। सबसे पहले मैंने जो क्लास 1 स्टडी की थी वो था FG पब्लिक स्कूल चराट कैंट था। फिर हम पेशावर पोस्टिंग हो गई। क्लास 2 से क्लास 6 तक पेशावर में पढ़ा। फिर रिमाउंट डिपो मोना है, ये भी एक कैंट एरिया है, वहाँ पे 7th और 8th क्लास और फिर 9th और 10th जो थी वो गुजरांवाला कैंट से की। तो स्कूलिंग थ्रू आउट मेरी क्लास 1 से क्लास 10 तक फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में ही हुई। और जो बोर्ड था वो वही था FBISC जो था। अच्छा डॉक्टर आदिल, आपने बताया कि आपकी जो स्कूलिंग है वो मुख्तलिफ़ शहरों से हुई, क्योंकि आपके फ़ादर जो है मुख्तलिफ़ जगह पे पोस्ट रहे। तो थोड़ा सा ये मैं जानना चाह रहा था कि आपके फ़ादर क्या आर्मी में थे, इस वजह से पोस्टिंग हो रही थी? थोड़ा सा उनके हवाले से बताइएगा कि आपने बताया कि वो प्रिंसिपल थे। नहीं, बेसिकली जो वालिद साहब की जॉब थी फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हैं, लेकिन ये सिविलियन हैं, आर्म पर्सन्स नहीं हैं। अच्छा, तो ये जो सिविलियन होते हैं इनकी भी पोस्टिंग इस तरह से होती है? जी, स्पेशली जो फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें 3 इयर्स के बाद 5 इयर्स के बाद, मतलब वालिद साहब की तकरीबन उन्होंने अपनी लाइफ में 8 to 10 स्टेशंस डिफरेंट में मूव किया था ड्यूरिंग हिज सर्विस। अच्छा, और ये जो प्रिंसिपल होते हैं, ये FG जो स्कूल्स होते हैं उन्हीं के प्रिंसिपल सिर्फ बन सकते हैं? एक तो सरकारी होते हैं स्कूल, वो नहीं थे FG? ये बिल्कुल जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं उन्हीं के ही, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हैं और सिर्फ वहीं पे ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। तो फिर ये बताइएगा कि उसके बाद फिर आखिरी स्टेशन कौन सा था जहाँ से आपने मैट्रिकुलेशन किया? लास्ट स्टेशन था, बल्कि फादर भी वहीं पे रिटायर भी हुए थे, तो वो गुजरांवाला कैंट था। तो वहीं पे मैंने मैट्रिक किया गुजरांवाला कैंट में FG पब्लिक स्कूल से। अच्छा, फिर उसके बाद आपने FSC कहाँ से की? FSC भी, क्योंकि फिर हम कुछ अर्सा वहीं गुजरांवाला कैंट रहे थे, तो FSC भी मेरी गुजरांवाला कैंट से थी, FG डिग्री कॉलेज गुजरांवाला कैंट। तो वहाँ से मैंने FSC की। और उसमें सब्जेक्ट्स कौन से थे आपके? सब्जेक्ट मेरे प्री मेडिकल थे, जिसमें केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायोलॉजी था। अच्छा, ये सब्जेक्ट थे। तो आपने प्री मेडिकल क्यों चूज़ किया? बस वही जो एक जनरल ख्वाहिश होती है कि जैसे ही हम मैट्रिक कर रहे होते हैं या FSC में आते हैं तो आगे टारगेट हमारे 2 ही पाकिस्तान में होते हैं, या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो उस वक्त बिल्कुल यही अप्रोच थी कि हमने आगे MBBS करना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन जो भी आगे अल्लाह के हर काम में बेहतरी है, फॉर्चुनेटली जो भी है या अनफॉर्चुनेटली जैसे भी कहें, आगे डायमेंशंस फील्ड्स चेंज हो गई टाइम के साथ। हाँ, तो क्या आपको डॉक्टर बनने का शौक़ था? आमतौर पे तो लोग प्री इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्या डॉक्टर की तरफ रुझान घर की तरफ से आया था? क्या वजह बनी? घर की तरफ से था, वालदा की ख्वाहिश थी कि आगे डॉक्टर बनूँ। इसके साथ साथ मेरा अपना भी जो इंटरेस्ट था ज़्यादा बायो में था एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। तो इस वजह से मैंने फिर प्री मेडिकल रखी। आगे यही एम्बिशन था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन आगे फिर नहीं चल सके डॉक्टर्स की, मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सका। अच्छा। तो फिर फील्ड ऑब्वियसली चेंज कर ली साथ।
जी जी, ऐसा ही है। जैसे प्री इंजीनियरिंग में लोग इंजीनियर बनने जाते हैं, एंट्री टेस्ट देते हैं। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो यूईटी का दे रहे हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का देते हैं, बट एनीवे आपको फिर बीएससी शुरू करना पड़ती है। तो फिर आप बताइए कि फिर आपने बैचलर किया होगा, बीएस वगैरह? जी बिल्कुल। उस वक्त ऑप्शन होती थी बीएस और बीएससी दोनों, कि हम 4 इयर्स की तरफ भी जा सकते हैं, 2 इयर्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो मैंने बीएससी की थी। बीएससी में मैंने अप्लाई डिफरेंट जगह किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसीयू लाहौर। तो मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो गया, जीसीयू लाहौर में भी हो गया, लेकिन मैंने प्रेफरेंस जीसीयू लाहौर को दी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो है, वहाँ से मैंने फिर बीएससी की। वहाँ भी मैंने प्री मेडिकल को ही आगे कंटिन्यू किया, जिसमें मैंने ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री को मेजर सब्जेक्ट्स के तौर पे पढ़ा। अच्छा, तो आपने लाहौर का क्यों सोचा? लाहौर ऑब्वियसली जो अगर हम देखें कि फ़ील्ड जो हमारे पास हैं आगे, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ हमें अच्छे इंस्ट्रक्टर्स भी मिल सकते हैं। ऑब्वियसली इस तरह हम जहाँ नस में बैठे हैं, नस का एक नाम है, रिप्यूट है कि यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। तो यही रीज़न था कि उस वक्त मैंने जो बैचलर्स के लिए, आल्दो उस वक्त गुजरांवाला में थे, लेकिन मैंने प्रेफरेंस जीसीयू लाहौर को दी कि उस इंस्टीट्यूट्स की एक रिप्यूट है, वहाँ से ऑब्वियसली हम एक अच्छी एकेडमिक कैरियर की तरफ, डायमेंशन की तरफ जाएंगे। और इंडीड जीसीयू लाहौर जाके बहुत सारी चीज़ें हमने नई सीखी भी, कि हमें पता चला कि लाइफ में हमारी थिंकिंग अप्रोच क्या है, डायमेंशंस क्या बनानी है। उससे पहले बस यही होता था, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि एफएससी में है, तो एफएससी में यही सोच रहे हैं कि एफएससी करना, प्री मेडिकल, आगे डॉक्टर बनना है। उसके बाद कुछ और पता ही नहीं था कि एफएससी अगर हम प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में नहीं जा सकते तो डायमेंशंस क्या क्या हैं, किन फील्ड्स को हम चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे अच्छे इंस्ट्रक्टर मिले जिन्होंने हमें डायमेंशंस दी कि आपके पास ये फील्ड्स हैं जिसमें आप आगे रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो ऑब्वियसली हमारे पास नॉर्मली यही होता है, स्टूडेंट्स भी हम आजकल यही सोचते हैं, पहले भी उस वक्त जब हम होते थे, एफएससी होगी, बीएससी, मैक्सिमम एमएससी कर लेंगे, किसी इंडस्ट्री में चले जाएंगे या किसी कॉलेज में स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक अच्छे इंस्टीट्यूट का यही होता है कि वो आपको स्टार्ट से एक डायमेंशन, गोल्स देता है कि आपने किस तरफ जाना है। और यही एक डायमेंशन मिली कि इसके बाद मुझे सोचना पड़ा कि मैं आगे अगर एमएससी करनी है तो कहाँ से करूँ। अच्छा, तो फिर आपने एमएससी कहाँ से की? सोचा उस हवाले से, और एमएससी करनी है तो कहाँ से आपने फिर? बिल्कुल उस वक्त क्योंकि जीसीयू लाहौर का एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद था, वालिद साहब भी उधर आते थे मुझे मिलने, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद था, डिसिप्लिन था, हर चीज़ थी। लेकिन क्योंकि आगे जो डायमेंशन मैं चूज़ करना चाह रहा था, दैट वाज द केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री में आगे मैंने मास्टर्स करना है। और उस वक्त टॉप पे जो इंस्टीट्यूट जा रहा था केमिस्ट्री में, दैट वाज द कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। तो मैंने फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान मेरिट में मेरा पहला नंबर था, जो मेरिट लिस्ट थी हमारी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया वहाँ पे। अच्छा, और ये किस सन की बात है जब आपने ज्वाइन किया? हाँ, साथ साथ मैंने बिल्कुल नहीं बताया ईयर्स। मेरा 2004 में मैंने ज्वाइन किया था जीसीयू लाहौर को बीएससी के लिए, 2006 में कंप्लीशन हुई थी। और 2006 में मैंने ज्वाइन किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को। वहाँ पे मैंने एमएससी की 2006 to 2008, और फिर उसके साथ ही कंटिन्यू आगे किया, क्योंकि अब वहाँ पे जाके मज़ीद पॉलिश हो चुके थे हम कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की डायमेंशंस क्या हैं। वो जो अप्रोच एक स्टार्टिंग थी हमारी कि एमएससी केमिस्ट्री कर लेंगे और कोई इंडस्ट्री में हम ज्वाइन कर लेंगे, तो वो काफ़ी अप्रोच चेंज हो चुकी थी। और फिर उस वक्त हमने सोचा कि नहीं, द रिसर्च इज़ द बेस्ट मोड दैट वी हैव टू अडॉप्ट इन आवर फ्यूचर। ठीक है, तो फिर जब आपने एमएससी कर ली तो उसके बाद फिर एमफिल का सोचा या कोई जॉब का सोचा? नहीं, मैंने उस वक्त विदाउट एनी गैप मैंने एमएससी के बाद एमफिल किया। 2008 से 2010 मेरा एमफिल भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ही था। वहाँ पे आगे हमने जो मेरी फील्ड आगे फिर केमिस्ट्री में फर्दर हम स्पेशलाइजेशन में चले गए, एमएससी में ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें मेरी स्पेशलाइजेशन थी। इसी में फिर आगे मैंने एमफिल में भी एडमिशन लिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहीं पे कायद-ए-आज़म में अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उस टेस्ट में भी मेरा टॉप था जो एमफिल का था। तो आगे वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, वहाँ पे फिर रिसर्च स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग रिसर्च मैंने एक प्रोजेक्ट जो था वहाँ ज्वाइन किया एज आ रिसर्च एसोसिएट, जो कि एक अमेरिकन फंडेड प्रोजेक्ट था सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल पे, कि हम फ्यूल सेल को बनाना चाहते हैं और आगे जो फ्यूल सेल की फील्ड में है वो इसको बेहतर समझते हैं कि फ्यूल सेल में हम आगे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फेज़ में ला सकें। उस बेस पे एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया,
और उसमें भी हमारे काफ़ी सक्सेसफुल फाइंडिंग्स हमने उसमें से अचीव किए, टारगेट अपने अचीव किए जो हमारे प्रोजेक्ट में से थे। अच्छा, तो आपने अभी सक्सेसफुल कुछ फाइंडिंग्स का जिक्र किया, तो क्या उसमें कुछ पब्लिकेशंस भी थी? और थोड़ा सा वो जो फाइंडिंग्स हैं अगर ब्रीफली आप बता सकें, वो ऑडियंस जो केमिस्ट्री को जानते हैं उनको थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाए। जी बिल्कुल। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल में मेरा जो कंसर्न था दैट वाज द सिंथेसिस ऑफ कैथोड मटेरियल, और कैथोड मटेरियल में हमने बेसिकली ऑक्सीजन वैकेंसीज जनरेट करना थी हमारे मटेरियल में। तो ये स्पेशली मैं उनके लिए जो केमिस्ट्री बेस्ड जिनकी अप्रोच और आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह स्टडी करना चाहें या फ्यूल सेल्स के ऊपर काम करना चाहें, तो हमारी वैकेंसीज एक इम्पॉर्टेंट टास्क जो उस वक्त था कि वैकेंसीज जनरेट हो रही हैं या नहीं हो रही, मटेरियल्स वगैरह हमने प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन वगैरह की, हमारा मटेरियल भी बन गया। फिर ऑक्सीजन की वैकेंसीज के लिए हमने स्पेशल टेक्निक थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। और एक डिफरेंट ट्रेंड हमने देखा कि नॉर्मली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट मटेरियल डिकम्पोज हो रहा होता है। जब हमने इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन किया, हमारा मटेरियल हाईली स्टेबल था अप टू हाई टेम्परेचर थाउजेंड्स तक। और जब हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको किया, तो इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका वेट गेन होना शुरू हो गया, जहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि येस देयर आर द ऑक्सीजन वैकेंसीज वेयर द सप्लाइड ऑक्सीजन इज़ बीइंग डिपॉजिटेड देयर। तो वहाँ से हमें काफ़ी फाइंडिंग मिली। वो फाइंडिंग मैंने फिर थीसिस की फॉर्म में, एमफिल का मेरा रिसर्च वर्क भी वही था, थीसिस की फॉर्म में फिर सबमिट भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली उसको डिफेंड हमने फिर किया। और इसमें कोई रिसर्च पब्लिकेशन भी हुई थी? रिसर्च पब्लिकेशन इसमें हमने प्रिपेयर की थी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से वो हम पब्लिश नहीं कर सके थे। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपने एमफिल कर लिया, तो फिर यहाँ क्या आपने सोचा कि अब एमफिल कर लिया है, अब जॉब की जाए, या फिर आपने आगे सोचा कि पीएचडी की तरफ जाया जाए? बिल्कुल, ये एक बहुत क्रूशल स्टेज है कि अब एमएस जो भी कर रहे हैं या एमफिल जो हमारे दौर में होता था, एमफिल एमएस ऐसी एक क्रूशल स्टेज है कि जहाँ पे आप बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं, रिसर्च भी आपने सीख ली है। और अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मेरे बल्कि जो दूसरे स्टूडेंट्स अगर सुनेंगे तो उनके लिए एक एडवाइस भी है कि आप एमएस कर लें तो ज़रूर कोशिश करें, अटैम्प्ट करें, और स्पेशली आप फ़ॉरेन में अटैम्प्ट करें कि स्कॉलरशिप गेन करें और रिसर्च को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग बेस पे रिसर्च है जिसके बिहाफ पे आप कुछ फाइंडिंग्स तो की हैं, लेकिन आप अभी इन डेप्थ उसको नहीं सीख सके। और अपने आप को इस स्टेज पे अगर आप किसी और इंडस्ट्री साइड पे ले जाते हैं, जिस तरह के, वैसे तो इंडस्ट्री में ये नहीं कहता कि नहीं, इंडस्ट्री में आपको जाना चाहिए बशर्ते कि अच्छी आपको पोस्ट अगर अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के थोड़े से जिस तरह के सिचुएशंस हैं, हालात हैं, इंडस्ट्रीज इतनी वेल ग्रूम्ड नहीं है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहें कि फ़ौरन आप इंडस्ट्री में चले जाएं। एमएस, स्पेशली एमएस करके, अगर बीएस है और उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा स्टडी, उसके लिए तो मेरी एडवाइस होगी कि ठीक है वो किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे काम करे। अदरवाइज़ अगर इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, चाहे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है ऑन द बिहाफ ऑफ योर रिसर्च, यू मस्ट गो फॉर द पीएचडी। तो मेरा भी उस वक्त यही था कि मैंने अब एमफिल कर लिया है, मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया की रिसर्च फंडिंग, उन्होंने मुझे रिसर्च फंडिंग की। वहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है ग्रास, ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट, जिसमें वो फंड्स भी आपको देते हैं, आपकी फ़ीस भी वेव्ड ऑफ हो जाती है, इसके अलावा आपको स्टाइपेंड देते हैं, अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे वो ग्रास मिला था वहाँ पे, जिसके बिहाफ पे मैंने वहाँ ज्वाइन किया और फिर अपनी पीएचडी वहाँ पे कंटिन्यू की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मलेशिया में? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया कोलालमपुर मलेशिया में है। मलेशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। लास्ट ईयर इसका जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर था दैट वाज 57th, मतलब टॉप 100 में आ रही है। और रिसर्च इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है वहाँ पे तमाम फील्ड्स की, स्पेशली अगर इंजीनियरिंग की साइड पे चले जाएं, जिस तरह हमारा नस्ट का एक इंजीनियरिंग में नाम है, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया के कई डिपार्टमेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो कि वर्ल्ड के टॉप 30 डिपार्टमेंट्स में आते हैं। अच्छा, तो आपने मलेशिया का क्यों सोचा, यूरोप या दूसरी जगह का क्यों नहीं सोचा? उसके लिए भी एक बैकग्राउंड ये था कि प्रोफेसर मज़र साहब जो कि वेल रिनोन्ड प्रोफेसर हैं, हमारे मेरिटोरियस प्रोफेसर यहाँ के, वो मेरे एमएस के भी सुपरवाइज़र थे। और उन्होंने, जब मैं एमएस मेरा कंप्लीट हो रहा था उस वक्त वो शिफ्ट कर गए मलेशिया। और उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया कि आई शुड कंटिन्यू माई रिसर्च विद हिम। और उसी बैकग्राउंड के बिहाफ पे वही हमारी रिसर्च, वही ग्रुप, और ये था कि मुझे फ़ील्ड भी चेंज नहीं करनी पड़ रही थी।
हमारी ऑलमोस्ट फील्ड भी वही थी। हम ऑलरेडी फ्यूल सेल पे काम कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग पे काम कर रहे थे। यही फील्ड्स आगे जाके हमने वहाँ पे मज़ीद अपने मटेरियल्स में मॉडिफिकेशंस की। मॉडिफिकेशंस करने के बाद हमने वहाँ पे बहुत सारे नॉवल मटेरियल्स जनरेट किए, और यही मेन काज थी कि उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आई शुड कम टू द मलेशिया टू कंटिन्यू माई रिसर्च वर्क देयर। अच्छा, तो डॉक्टर मज़हर जो है वो पहले जा चुके थे? जी, डॉक्टर मज़हर मेरे से पहले जा चुके थे। ऑलमोस्ट 6 to 8 months पहले मुझसे वो जा चुके थे। वहीं पे जाके उन्होंने ही मुझे फिर सजेस्ट किया कि आई कैन कम देयर। अच्छा, तो फिर वहाँ पर क्या कोर्स वर्क था यूनिवर्सिटी में? नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में PID में आपका कोर्स वर्क नहीं होता। 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं आपने। एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, एक भाषा मलायू है। बेसिक्स उनकी लैंग्वेज का कोर्स होता है जो उनकी एक रिक्वायरमेंट है डिग्री की। अदरवाइज़ जिस तरह हमारे यहाँ पे 18 क्रेडिट्स है, मैंडेटरी है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एट द सेम टाइम जिस तरह हमारे पास यहाँ पे MPhil में हमने भी 18 क्रेडिट पढ़े हैं, हमारे नस में भी इसी तरह ही होता है। वहाँ पे आपके पास मिक्स मोड है कि आप MS इट्स अप टू यू वांट टू कंप्लीट इट इन अ सिंगल 1 year और यू हैव टू कंप्लीट इन 2 years। अगर आप बाय रिसर्च मोड जाते हैं, यू कैन जस्ट कंटिन्यू योर रिसर्च, यू कैन कंप्लीट योर रिसर्च वर्क एंड यू कैन गेट द डिग्री। आप डिग्री ले सकते हैं अपने रिसर्च के बिहाफ पे। अगर आप कहते हैं नहीं आई हैव टू कंप्लीट डिग्री विद कोर्स वर्क, आपका पहला साल कोर्स वर्क का होगा, दूसरा रिसर्च का होगा। मतलब दोनों चॉइसेस हैं और दोनों में आपकी जो डिग्री है दैट इज़ इक्वलेंट। It's up to the candidate who is going to take the admission in University of Malaya। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने रिसर्च डायरेक्शन जैसे बताया कि उसको चेंज नहीं किया, वही आपकी रिसर्च थी MPhil वाली, और फिर आपका रिलेशनशिप उसी तरह से था जैसे MPhil में था, या दूसरे मुल्क जाके कोई चेंजेस उसमें आए थे? नहीं, क्योंकि रिसर्च ग्रुप वही था, सर मज़हर थे, इसलिए कोई सच रिसर्च में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा जो था अकोमोडेशन वगैरह, एक मुस्लिम कंट्री था जो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। किसी भी यूरोपियन कंट्री चले जाएँ, कोरिया चले जाएँ, चाइना, हमें सबसे पहले पाकिस्तानी, क्योंकि फूड के तो वैसे ही शौकीन होते हैं कि जहाँ जाएँ हमें अच्छा खाना मिले, तो वो एक प्रॉब्लम जो दूसरे कंट्रीज में होता है, हमें मलेशिया में ये नहीं था। एक तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे हलाल फूड का कोई इशू नहीं था। एट द सेम टाइम जब वहाँ पे हमने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं, कॉमन हैं। इवन कि यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया के अंदर 3-4 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे। अच्छा। तो वो रेस्टोरेंट जो है उन पे जाना, उन पाकिस्तानी फूड को एंजॉय करना, वो एक अच्छी चीज़ थी। अकोमोडेशन बड़ी कूजी और कंफर्टेबल है वहाँ पे, और बाकी भी कोई ऐसा डिफ़िकल्टी वहाँ पे मैंने नहीं फ़ील की इतना जितना अरसा रहा हूँ। अबाउट 7 years मैंने स्पेंड किए हैं मलेशिया में। 7 years। PhD कितने साल में आपने कंप्लीट की? PhD मेरी 4 years में कंप्लीट हो गई थी। अच्छा। मैंने PhD थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी बता दूं। PhD मैंने केमिस्ट्री में की। केमिस्ट्री में मेरा जो काम था थिन फिल्म फैब्रिकेशन पे था। थिन फिल्म्स हम बनाते हैं एज अ इलेक्ट्रोड, फोटो इलेक्ट्रोड, जिनका काम ये होता है कि वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब करने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, होल जनरेट होता है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और वाटर की ऑक्सीडेशन करता है। दैट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ये मेरा मेन काम था। इसके अलावा सेंसर स्टडीज़ भी हमने की हुई हैं, फ्यूल सेल्स का मेथनॉल ऑक्सीडेशन वगैरह पे भी काम किया हुआ था, लेकिन मेजर फील्ड ये थी हमारी। और उसमें हम नोवेलिटी ला रहे थे। उसमें हमारी CVD टेक्निक थी। CVD से के थ्रू हम मिक्स मेटल ऑक्साइड की कोटिंग करते थे। ये स्पेशली उनके लिए जो केमिस्ट्री के हैं। टेक्निक्स तो बहुत सारी कोटिंग की हैं, लेकिन CVD को हम बहुत बेहतर दूसरी टेक्निक से इसलिए कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रोड की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोड का स्टेबल होना ज़रूरी है। तो हमारी इस टेक्निक में, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो NRPU का प्रोजेक्ट यहाँ पे विन किया है, उसमें मैंने यहाँ पे भी डिज़ाइन कर लिया है। AACVD का हमारा पूरा सेटअप स्टार्ट हो गया है। तो उसमें ये है कि जो हमारी फिल्म बनती है वो स्ट्रॉन्गली एडहियर होती है, स्टेबल होती है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो उसके बाद अब जो क्वेश्चन सॉरी आपका जो था कि मैंने 7 years कैसे स्पेंड किए, उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट एक की यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में ही फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में। फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में मेरी पहली पोस्ट डॉक्टरेट थी। उसके बाद फिर वो जब कंप्लीट हुई तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट डॉक्टरेट करने की। वहाँ पे मैंने की। तो ये दोनों जो पोस्ट डॉक थे, इनका जो ड्यूरेशन था तकरीबन 3 years का था। तो ये 3 years मैंने एडिशनल स्पेंड किए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई PhD। तो 4 years मेरे PhD के थे, 3 years ये थे, तो अबाउट 7 years मैंने जो है वो मलेशिया में स्पेंड किए।
अच्छा, ठीक है। तो बड़ा थैंक यू, आपने डिटेल में बताया। पीएचडी के दौरान अगर मैं थोड़ा सा वापस जाऊं पोस्ट डॉक से पहले, तो उसमें पब्लिकेशंस आपकी कितनी थी? पीआईडी मेरी उसमें 11 पब्लिकेशन थी एज अ फर्स्ट ऑथर। 8 पब्लिकेशन थी, तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से कहा कि नो आई एम रेडी फॉर माई थीसिस डिफेंस। तो ही आस्क्ड नो आई नीड एटलीस्ट 3 मोर रिसर्च आर्टिकल्स फ्रॉम यू। तो 3 और, तो वो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में मैंने 3 पेपर्स का काम करके, क्योंकि ऑलरेडी काम चल रहा होता है, इन लाइन होती प्रोसेस चीज़ें होती हैं, तो उनको आगे कंप्लीशन की तरफ लेके जाना होता है। 6 to 8 मंथ में मैंने वो कंप्लीट करके, तो यही वजह थी, अदरवाइज़ आई कुड कंप्लीट इन 3 years। तो ये 1 साल और एक्स्ट्रा लगा, लेकिन उसको मैं हमेशा अक्सर, हम ये स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज मेरा होगा कि अक्सर सुपरवाइज़र्स कहते हैं नहीं मुझे और पेपर चाहिए, ये मुझे आपसे पेपर लाजमी चाहिए, जिस तरह एमएस के हैं या पीआईडी के, नहीं मुझे 3 नहीं आपसे 5 पेपर चाहिए। उस वक्त हमें अपनी ज़ात पे एक बर्डन फील हो रहा होता है। इन एक्चुअल जब हम देखते हैं, जब हम मार्केट में आते हैं, तो हम अपना स्टेटस जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि वाकई ये हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमसे काम लिया। अदरवाइज़ वही 8 पेपर के साथ में मार्केट में ऑब्वियसली कंपटीशन है, किसकी कितनी रिसर्च पब्लिकेशन है, कितनी कमांड है। तो हमें अपने सब्जेक्ट पे कमांड होने के साथ साथ उसकी हम जो वर्थ है वो भी शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस। तो वो पब्लिकेशंस थी जैसे जैसे जहाँ जिस तरह मुझे पोस्ट डॉक फिज़िक्स में इसी वजह से मिली कि उन्होंने एज अ फर्स्ट ऑथर मेरे 11 पेपर्स देखे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस वक्त पोस्ट डॉक में 4-5 पेपर और आ चुके थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट पोस्ट डॉक मिल गई उसी वक्त, इसी बिहाफ पे कि बैकग्राउंड है इनका जी, एज अ फर्स्ट ऑथर ये पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर आपने जब 3 पोस्ट डॉक कर लिए, 2 पोस्ट डॉक कर लिए 3 साल के, तो उसके बाद फिर आपने क्या सोचा कि किसी और कंट्री मूव किया जाए, क्योंकि ये तो 2 पोस्ट डॉक करना बहुत कम लोग करते हैं, तो आपने क्या सोचा क्या करना है? बिल्कुल, उस वक्त अभी मेरी पोस्ट डॉक कंटिन्यू थी। अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुझे फिर एक्सटेंड करना चाह रहे थे कि आगे मैं कंटिन्यू करूं उनके साथ। उस वक्त मेरा एक दोस्त है, मैं उनका बहुत मशहूर भी हूँ, मेरे क्लास फेलो हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अली हैदर। उन्होंने मुझे मशवरा दिया, कहते हैं कि क्या जनरल जिस तरह दोस्तों की डिस्कशन होती हैं, हम महीने बाद 1.5 महीने बाद व्हाट्सएप पे इस तरह गपशप होती रहती थी। तो इंटेंशंस जब फ्यूचर की पूछी कि क्या है, तो मैंने कहा कि कुछ भी हो। अब माशाल्लाह उस वक्त मेरी फैमिली मेरे साथ थी, वाइफ थी, उस वक्त एक बेटी थी। तो मैंने कहा कि इंटेंशन यही है कि और अभी नहीं तो 1-2 साल तक मैंने पाकिस्तान आना है, क्योंकि अपने ही मुल्क में जाके सर्व करना है, अपनी सोसाइटी में जितना भी बाहर हम कहें वो मुस्लिम कंट्री है या यूरोपियन कंट्री में जाएं, हम एक अजनबियत सी महसूस करते हैं, हम नहीं उस माहौल में फ़िट हो सकते। तो एट द एंड हमने आना पाकिस्तान ही होता है। तो यही इंटेंशन थी, पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान आके सर्व करेंगे। तो उस वक्त उसने कहा कि अगर आना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरह उस वक्त ये 2018 की बात है, HEC की तरफ से भी काफ़ी फंडिंग्स थी, सारा उसने कहा बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आगे का कोई पता नहीं पाकिस्तान के इस तरह के हालात हैं, अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम इफ़ यू वांट टू कम बैक। तो मैंने इंटरिम प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। नहीं, कायद-ए-आज़म में नहीं, मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली ब्लैक लिस्ट हो गई थी, क्योंकि वो इंटरिम प्लेसमेंट में जिनको रखती थी उनको परमानेंट नहीं कर रहे थे। तो HEC की एक कंडीशन होती है कि आपके पास अगर कोई इंटर्न पे आता है तो प्लेसमेंट के बदले में आप एक सीट एडवर्टाइज़ करके उसको परमानेंट करेंगे। कायद-ए-आज़म में ये थोड़ा सा इशू होने की वजह से HEC ने उनको इंटर्न प्लेसमेंट के लिए ब्लैक लिस्ट किया था। अच्छा, फिर कहाँ आपने अप्लाई किया IPFP के लिए? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और इस्लामिक इंटरनेशनल में किया था। तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से पहले कॉल आ गई थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मूव किया। जब आया लेटर, मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए मैं चला गया, जून 18 की बात है ये। तो वहाँ गया, वहाँ मेन कैंपस गया, तो वहाँ मुझे पता चला कि जी उन्होंने कहा हमारे पास यहाँ पे जो स्टाफ है काफ़ी है, सफिशेंट है, हम आपको पोस्ट कर रहे हैं मियाँ वाली कैंपस। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मियाँ वाली कैंपस गया था, और वो मेरा इंटरिम प्लेसमेंट का टारगेट ही ये था, क्योंकि वहाँ भी कई दफ़ा पाकिस्तान अप्लाई किया था मैंने जॉब्स के लिए। उस वक्त आल्दो कितने सीरियस नहीं थे, अप्लाई करते थे, लेकिन वो यही होता है कि पाकिस्तान में ट्रेंड होता है ये बंदा बाहर है। ये नस्ट की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करता है, वो लोकल्स को, फॉरेनर्स को, सबको एंटरटेन करते हैं। बाकी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो दूसरी यूनिवर्सिटी इस तरह एंटरटेन नहीं कर रही। बहुत सारी जगह भेजते थे CVs वगैरह, इंटरव्यू के लिए कॉल तक नहीं आ रही होती थी। तो आने का एक मकसद ये भी था कि इंटरिम प्लेसमेंट में मैं फ़िज़िकली अपीयर हो सकता हूँ इंटरव्यूज़ में। तो उस वक्त आके मैंने एट अ टाइम 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर,
नस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, सॉरी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के भी पैनल्स चले, एक इंटरव्यू उसमें मैं क्लियर कर गया, पहला टेस्ट था। 91 में से शॉर्टलिस्ट हुए 17 के प्रेजेंटेशन हुई, शॉर्टलिस्ट हुए लास्ट थ्री तक गए, लेकिन कैंडिडेट कोई और सिलेक्ट हुआ, मैं नहीं सिलेक्ट हो सका था। तो मुझे एट अ टाइम 2 जगह से ऑफ़र लेटर आया था, नस से और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। नस से पहले आ गया था, नस से मुझे ऑफ़र लेटर आया, मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग दी। एग्जैक्टली 15 to 20 डेज़ के बाद मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से आ गया, लेकिन मैं यहाँ ज्वाइन कर भी चुका था और मैं यहाँ वैसे भी इसको प्रेफर करना चाह रहा था। जो इन्वायरमेंट है, हमें पता है, हम जो नस्ट में अभी देख भी रहे हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पे नस्ट को प्रेफरेंस दी। तो यही मेरा मेन कंसर्न था कि मैं जब वहाँ पे था तो मैंने कहीं और नहीं सोचा, पाकिस्तान आना था। तो उस वक्त ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान आना है, फ़िज़िकली अपीयर होना है इंटरव्यूज़ में, और वही मुझे मेरा चैनल चलता गया। और अल्लाह ने जहाँ रिस्क लिखा होता है, घूम के आपने वहाँ पहुँचना होता है। तो एफ़र्ट्स होती हैं, लई सलिल इंसान इल्ला मासा, कि इंसान जिसकी कोशिश करता है वो मिलता है। तो कोशिश करनी चाहिए, तो साथ साथ चीज़ें, डायमेंशंस, डायरेक्शन, दरवाजे खुद ब खुद खुलते भी जाते हैं। तो आपका IPFP जो टर्म है वो कंप्लीट हो गया था? नहीं, IPFP में कंडीशन होती है कि मैक्सिमम 1 ईयर हम उस पर सर्व कर सकते हैं। और उधर ये ऐसी एक जॉब है जिसमें आपको ड्यूरिंग सर्विस अगर आपको कोई पोस्ट मिलती है, आप विदाउट NOC वहाँ से रिज़ाइन करके ज्वाइन कर सकते हैं। IPFP का पर्पज़ ही ये है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, फ्रेश PID, उनको वो सपोर्ट करें टू गेट देयर सिक्योर जॉब। अच्छा, तो आपने फिर 2019 बताया, 2018 में नस ज्वाइन किया? जनवरी 2019 में मैंने किया। जनवरी 2019 में, जब बाकी फैकल्टी मेंबर भी आ रहे थे, शायद डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल भी आ रहे थे मेरा ख्याल है, बट एनीवे, तो उसमें फिर आपका उस वक्त क्या डेजिग्नेशन था? मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे ज्वाइन किया था 2019 जनवरी में, क्योंकि मेरा प्रीवियस पोस्ट डॉक भी एक्सपीरियंस था, तो वो काउंट हुआ। फिर यहाँ पे ही असिस्टेंट प्रोफेसर पे मैंने मज़ीद 2 साल स्पेंड किए, तो देन आई वाज एलिजिबल फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। आपका करंट डेजिग्नेशन क्या है? मैं मार्च 2021 में एज एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोट हुआ था। अभी मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर ही हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत खुशी हुई ये जानकर। तो अभी आपका जो ग्रुप है, रिसर्च ग्रुप, उसमें कितने MS स्टूडेंट हैं, कितने PhD स्टूडेंट हैं और कितने प्रोड्यूस हो चुके हैं, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। क्योंकि अभी मुझे तकरीबन यहाँ 4 साल हुए हैं, और PhD आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है, और पहला साल तो वैसे भी प्रोबेशन का होता है, जहाँ भी आप जाएँ, और प्रोबेशन में आपको रिसर्च स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बाद मुझे स्टूडेंट्स मिले हैं, जिसमें मैं 6 MS प्रोड्यूस कर चुका हूँ यहाँ पे। करंटली मेरे पास 7 MS स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं और 5 PhD हैं। इन 7 में से जो है 6 जो हैं डायरेक्ट मेरी सुपरविजन में है, 1 को सुपरविजन में जो MS के हैं। 5 PhD डायरेक्ट मेरी सुपरविजन में ही हैं, और इसके अलावा UG के भी हमारे पास होते हैं, और UG के मेरे पास इस वक्त 9 रिसर्च स्टूडेंट हैं। तो टोटल 5 + 7 + 9 एट अ टाइम मेरे पास इस वक्त 21 स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ा ग्रुप है आपका। तो शुरू में आप बता रहे थे आपने कोई प्रोजेक्ट विन किया था, उसकी क्या वर्थ थी? प्रोजेक्ट बेसिकली 2020 में मैंने ये विन किया था, और उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स आए थे उस साल, और पूरे नस्ट में आई वाज द ओनली वन हु सिक्योर्ड दैट प्रोजेक्ट। तो वो 8.3 मिलियन वर्थ का प्रोजेक्ट था। ये बेसिकली हमने अप्लाई किया था एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो टाइटेनेट्स, जियोलाइट्स हैं, और उनकी मॉडिफिकेशन मेटल डेकोरेशन से करके, तो उनको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर गैस एड्जॉर्प्शन। इसमें बेसिकली गैस 2 किस्म की हम एड्जॉर्ब करवाने की जो हम अटैम्प्ट्स अभी कर रहे हैं। अभी तक हम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इन प्रोसेस है, मटेरियल सिंथेसाइज हो गए हैं, नेक्स्ट स्टेप ऑफ एप्लीकेशन जो है गैस एड्जॉर्प्शन स्टडीज़, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो इसमें 2 किस्म की गैसेस को हम स्टडी कर रहे हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है हाइड्रोजन। इसकी थोड़ी सी वर्थ भी मैं बताता जाऊँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो तो हर किसी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में है, जितनी ये इंडस्ट्रीज़ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो अगर आपकी चिमनीज़ में से, जो इस तरह है इंडस्ट्रीज़ हैं, चिमनीज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है या कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो उसको हम एड्जॉर्ब कर सकें मटेरियल पे, ठीक है। और उसको किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे हमने
जहाँ भी रिमूव करना चाहें या उसको यूटिलाइज़ किसी पर प्रोसेस के लिए करना चाहें तो हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है जो अभी हमारा इन प्रोसेस है। हम अभी उसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल हैं, अभी हमारी अटैम्प्ट्स उस पर अभी रिसेंटली स्टार्ट हमने की हैं। दैट इज़ क्योंकि हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे जिस तरह मैंने वाटर स्प्लिटिंग बताया था, दैट इज़ बेसिकली द हाइड्रोजन प्रोडक्शन पार्ट। सेकंड पार्ट जो हम अभी जो इस प्रोजेक्ट में गैस एड्जॉर्प्शन है वो हाइड्रोजन एड्जॉर्प्शन है। हाइड्रोजन को सिलेंडर्स में लेके जाना, मूव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टीडियस जॉब। तो उसको हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम जिस तरह वाटर स्प्लिटिंग में अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उसको साथ ही एड्जॉर्ब अगर करवाना चाहें तो हम ऐसा मटेरियल बनाएं जो उसको एड्जॉर्ब कर ले। तो इसमें हम मेटल डेकोरेशन कर रहे हैं जियोलाइट्स के ऊपर, जो कि मेटल की सरफेस उस पर्टिकुलर गैस के साथ इंटरेक्ट करेगी, हमारे पास टेम्परेरी बॉन्डिंग्स बनेंगी जिसे हम फिज़िकल एड्जॉर्प्शन बेसिकली कहते हैं अपनी केमिस्ट्री की टर्म में। तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन होगी, उसको देन हम रीयूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट था और उस साल 2020 में हमने ये विन किया था। और उसकी वर्थ आपने अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन बताई, 8.9 8.3 जी। अच्छा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो कोई और प्रोजेक्ट भी विन किया था आपने या सिर्फ एक यही प्रोजेक्ट है? उसके बाद ये है कि आपको तो रूल्स का पता है कि NRPU में एक दफ़ा हम प्रोजेक्ट ले लें तो 3 साल तक जब ये कंप्लीट नहीं होता हम दोबारा एलिजिबल नहीं हैं। तो लास्ट ईयर एज अ co-PI मैंने फिर अप्लाई किया था। डॉक्टर राबिया नईम हैं, वो भी डॉक्टर मज़हर के साथ उन्होंने PhD की थी, मेरी जूनियर थी। इस वक्त वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं GCU लाहौर में। तो हमने फिर एक कंबाइंड CVD के रिगार्डिंग ही एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे वो था। तो वो हमने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, 4.1 मिलियन का वो भी हमने विन किया है प्रोजेक्ट 2021 का। अच्छा, तो अभी आपने प्रोजेक्ट भी विन किए, आपका ग्रुप भी बहुत बड़ा है। आखिर में मैं पूछूंगा कि आपकी पब्लिकेशंस अभी तक कितनी हैं, टोटल पब्लिकेशंस? पब्लिकेशन अभी तक जो ऑनलाइन पब्लिश हो चुके हैं, दीज आर द 40 पेपर्स, 40 रिसर्च पेपर्स हैं। और मोस्टली ज़्यादातर मैं या मैं फर्स्ट आथर हूँ या कॉरस्पॉन्डिंग आथर हूँ। अच्छा, और सारे ISI इम्पैक्ट फैक्टर? सारे ISI इम्पैक्ट फैक्टर हैं। एक इनसे हट के 40 से हट के एक पेपर है, दैट इज़ द कॉन्फ्रेंस पेपर। अदरवाइज़ जितने हैं ये सारे वेल रिप्यूटेड जर्नल्स में हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो थैंक यू डॉक्टर आदिल। ये थे डॉक्टर आदिल। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो अगले व्लॉग में या अगले इंटरव्यू में आपसे मुलाकात होगी। तो डॉक्टर आदिल, एंड पे कोई मैसेज आप देना चाहेंगे स्टूडेंट को? जी, स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज जो कि मैंने अपने फादर से लर्न किया है कि तवक्कल को कभी ना छोड़िएगा। मैं अपने फादर का सिर्फ 1 मिनट में बताना चाहूँगा कि उन्होंने मंडी बहाउद्दीन ज़िला जो हमारा है उसमें मैट्रिक में पूरे मंडी बहाउद्दीन में टॉप किया, स्कॉलरशिप लिया उन्होंने। 1956 की ये बात है, उस वक्त 80% मार्क्स उन्होंने लिए थे। उसके बाद उन्होंने FSC प्री मेडिकल की, प्री मेडिकल में भी वो अपने टॉपर थे। और ही वॉज एलिजिबल टू सिक्योर एडमिशन इन किंग एडवर्ड। उस वक्त सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज थे, किंग एडवर्ड और निश्तर। ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसेस जो भी इशू थे उनकी, उसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सके थे। उनकी कुछ अर्सा स्टडीज़ जो थी गैप भी आया, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू की। फिर बाद में उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया, वो इंग्लिश ही पढ़ाते भी रहे जब प्रिंसिपल थे उस वक्त भी। तो एक चीज़ जो उनसे मैंने सीखी कि तवक्कल, उनकी ज़ुबान से आज तक मैंने ये वर्ड नहीं सुना था काश मैं उस वक्त डॉक्टर बन जाता या ये होता। वो जिस हाल में थे उसमें उन्होंने शुक्र अदा किया और बहुत मुतमिन रहे। तो मैंने उनसे जो लर्न किया है कि जिस हाल में भी हैं आप कोशिश अपनी जारी रखें, हर मामले में रखें, लेकिन जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपके हक़ में अल्लाह ने बेहतर रखी है और उस पर तवक्कल करें, तो आप हमेशा इत्मीनान में रहेंगे। अदरवाइज़ लस्ट तो ऐसी चीज़ है कि आप जितना जिस चीज़ के पीछे भागेंगे उतना ही भागते ही जाएंगे, वो आपके हाथ में नहीं आएगी। एक जगह बैठ के कन्फाइंड हो जाएंगे, तवक्कल जो मुझे मिल रहा है शुक्र कर रहा हूँ, अपनी मेहनत को कभी ना छोड़ें। इट डजंट मीन कि आप स्ट्रगल। वालिद साहब को मैंने यही देखा कि कभी उन्होंने अपनी ऑनेस्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ी। हमेशा वो अपनी मतलब जिसको कहते हैं कि सिरात मुस्तकीम पे चलना है, कि जो कुछ करना है ईमानदारी से और हार्ड वर्क करना है, लेकिन उसके टर्न जो मिल रहा है उस पर वो सेटिस्फाइड है। तो ये हमेशा एक मेरा सबके साथ है, चाहे आप आगे बाहर स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसी होती है जब MS वगैरह आप लोग करते हैं नहीं मिल रहा होता, साल एक डिस्टर्बेंस आती है, जहनी बेसुकूनी, उसको बेसुकूनी की तरफ ना लेके जाएं। आप समझ लें कि आपके लिए जो इस वक्त जो आपको मिल रहा है वो उस चीज़ से ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे हमने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो कि PhD ऑक्सफोर्ड में जाके, हमारे अपने सीनियर्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ऑक्सफोर्ड में जाके बिल्कुल मिड में जाके नहीं कंप्लीट कर सके, वापस आना पड़ा, ऐसे भी हैं।
तो ये सारी एग्जांपल्स हमारे सामने होती हैं। उसका बेहतरीन हाल ये है कि जिस हाल में भी हैं आप खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने लिए भी आसानियाँ मांगें, सबके लिए आसानियाँ मांगें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का और इतना अच्छा मैसेज आपने दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। तो यहाँ पर इजाज़त चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।